तो ठीक है, हम पढ़ रहे हैं और एनवायरनमेंट। इसमें हम पढ़ रहे थे कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। तो जैसे मैंने आपको कहा, इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होते हैं एबायोटिक एंड दूसरे होते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स। तो ठीक है, तो एबायोटिक कंपोनेंट्स में मैंने आपको कहा था, एबायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, जिसमें मैंने आपको क्लाइमेटिक फैक्टर्स और सॉइल फैक्टर्स के बारे में बताया। तो आज हम पढ़ेंगे अबाउट द बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, तो बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं? बायोटिक कंपोनेंट्स का मतलब होता है सभी जितने भी लिविंग कंपोनेंट्स आते हैं इकोसिस्टम के, यहाँ ऑल द लिविंग कंपोनेंट्स। ठीक है, ये लिविंग कंपोनेंट्स जो होते हैं इकोसिस्टम के, ये लिविंग कंपोनेंट्स प्लांट्स और एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऑल द लिविंग कंपोनेंट्स। तो इसमें तीन चीजें आती हैं, एक है प्लांट्स, एक है एनिमल्स और तीसरा है जिसको हम कहते हैं डिकम्पोजर्स यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो एक्ट करते हैं एज डिकम्पोजर्स। तो सभी बायोटिक कंपोनेंट्स, सभी लिविंग कंपोनेंट्स जो है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ये सब आते हैं किसमें? ये सब आते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स में। बायोटिक कंपोनेंट्स एक एनवायरनमेंट में। ठीक है, बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। तो ये बायोटिक कंपोनेंट जो है, असल में ये दो किस्म के होते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स। एक होते हैं जिन्हें हम कहते हैं ऑटोट्रॉप्स, है ना। ऑटोट्रॉप्स कौन होते हैं? ऑटोट्रॉप्स फूड प्रिपेयर करते हैं खुद के लिए और बायोस्फीयर के लिए। दूसरे होते हैं हेटेरोट्रॉप्स जो अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। पहले यूनिट में आपने इसके बारे में पढ़ा है। ऑटोट्रॉप्स में आएंगे फोटोसिंथेटिक प्लांट्स, फोटोसिंथेटिक प्लांट्स एंड एल्गी एंड बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, इनका क्या रोल होता है? ये इकोसिस्टम के लिए फूड प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं? इकोसिस्टम के लिए फूड प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि यही होते हैं वो ऑर्गेनिजम्स जो जिनमें क्षमता होती है, जिनमें ताकत होती है कि वो सोलर एनर्जी को यूज करके उसको कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में, फूड एनर्जी में। तो दुनिया में किसी में ये ताकत नहीं है कि वो सन एनर्जी को यूज करके अपना खाना प्रोड्यूस कर सके, सिवाय प्लांट्स के और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के। ये अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी जो इकोसिस्टम के लिए होता है वो आप जानते हैं सन है। तो इस सन एनर्जी को यूज करने के लिए ये इस सन एनर्जी का सर्कुलेट होने के लिए बायोस्फीयर में पहले उसको प्लांट जो है वो अब्सॉर्ब करते हैं और उस सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इनटू द केमिकल एनर्जी जो फूड के फॉर्म में जो है स्टोर करते हैं। तो इन्हें बोलते हैं हम ऑटोट्रॉप्स, प्रोड्यूस करते हैं फूड। तो हेटेरोट्रॉप्स जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं ऑन ऑटोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स में आएंगे सभी नॉन ग्रीन प्लांट्स, है ना, जो अपना खाना खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकते, और एनिमल्स। ठीक है, इसके अलावा इसमें आएंगे डिकम्पोजर्स हैं, क्योंकि डिकम्पोजर्स जो हैं वो भी अपना खाना खुद प्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स दो ग्रुप्स में होते हैं ये बायोटिक कंपोनेंट्स जो एक इकोसिस्टम के होते हैं। वेरी सिंपल। ठीक है, तो ये जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, तो असल में ये सभी बायोटिक कंपोनेंट्स जो होते हैं, तो असल में इनको मैं तीन कैटेगरीज में जो है वो मैं इनको जो है कैटेगराइज करूंगा, डिवाइड करूंगा। एक होता है प्रोड्यूसर्स। ठीक है ना, तो जैसे अभी मैंने कहा प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? प्रोड्यूसर्स वो होते हैं जो फूड प्रोड्यूस करते हैं बायोस्फीयर के लिए, इकोसिस्टम के लिए। तो प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस फूड फॉर द इकोसिस्टम। ठीक है, फूड फॉर इकोसिस्टम। ये इकोसिस्टम के लिए क्या करते हैं? ये फूड प्रोड्यूस करते हैं। अंडरस्टैंड? इनफैक्ट दे प्रोड्यूस फूड फॉर होल बायोस्फीयर। ये सारे बायोस्फीयर के लिए फूड प्रोड्यूस करते हैं। कौन? प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स में कौन आएगा? इसमें आएगा ऑटोट्रॉप्स, जो मैंने अभी कहा। तो ऑटोट्रॉप्स में कौन? ऑटोट्रॉप्स में ग्रीन प्लांट्स एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ठीक है, यानी ब्लू ग्रीन एल्गी, BGA
ये अपना खाना खुद प्रोड्यूस करते हैं। तो ये प्रोड्यूसर जो होते हैं इनमें ये ताकत होती है, क्षमता होती है कि ये सन की एनर्जी को डायरेक्ट अब्सॉर्ब करके उसको जो है कन्वर्ट करते हैं इसमें फूड एनर्जी में, यानी केमिकल एनर्जी में, और फिर इस फूड एनर्जी को अपनी बॉडी में जो है स्टोर करते हैं और इनको खाकर सभी हेटेरोट्रॉप्स अपना खाना हासिल करते हैं, उनको एनर्जी मिलती है। तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी सन, दैट एनर्जी इज ओनली utilized by these producers, and then these producers circulate this energy through the different steps of consumers। ठीक है, तो प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? जो फूड प्रोड्यूस करते हैं इकोसिस्टम के लिए। तो इसमें सिंपली आएगा प्लांट्स एंड सम फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो यही होते हैं जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं इस क्या कहते हैं इकोसिस्टम के लिए, बिकॉज ये प्रोड्यूसर जो होते हैं इस इकोसिस्टम के लिए फूड को अवेलेबल करते हैं, ये इकोसिस्टम के लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। एनर्जी के बगैर कोई भी सिस्टम काम नहीं कर सकता। तो दैट एनर्जी इज गिवन टू द इकोसिस्टम बाय मींस ऑफ दीज प्रोड्यूसर्स। वो प्रोड्यूसर्स ही देते हैं। ठीक है, इसके अलावा प्रोड्यूसर्स के बाद इसमें आएंगे कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स ऐसे होते हैं जो अपना खाना खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो सभी कंज्यूमर्स जो होते हैं वो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। तो हेटेरोट्रॉप्स जो होते हैं वो डिवाइडेड होते हैं दो ग्रुप्स में। एक होता है कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। तो कंज्यूमर जो होते हैं इनको कहूंगा मैं मैक्रो कंज्यूमर्स। क्या कहूंगा मैं? मैक्रो कंज्यूमर्स। एंड डिकम्पोजर्स जो होते हैं उनको कहूंगा मैं माइक्रो कंज्यूमर्स। ठीक है, नाउ कंज्यूमर जो होते हैं ये बड़े बड़े हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। हेटेरोट्रॉप्स, और इनमें आते हैं एनिमल्स, सब के सब एनिमल्स। ठीक है, ये क्या करते हैं? ये कंज्यूम करते हैं, कंज्यूम फूड प्रोड्यूस्ड बाय ऑटोट्रॉप्स, प्रोड्यूस्ड बाय प्रोड्यूसर्स। लेकिन कंज्यूम करके ये उसको जो है डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स में पहुंचाते हैं। कंज्यूम फूड प्रोड्यूस्ड बाय प्रोड्यूसर्स एंड सर्कुलेट इट। तो ये जो है सर्कुलेट करते हैं इट टू द होल रेंज ऑफ हेटेरोट्रॉप्स है। जितने भी हेटेरोट्रॉप्स होते हैं उनके अंदर ये इसको सर्कुलेट करते हैं। ठीक है, तो जैसे आप देखते हो जंगल में डियर है, डियर खाती है घास। तो घास क्या है? प्रोड्यूसर, वो अपना खाना खुद प्रोड्यूस करता है। फिर डियर क्या है? वो है कंज्यूमर। लेकिन इस डियर ने घास को खाया तो डियर को कोई और खा जाता है। दैट मीन्स ऐसा एनिमल जो घास तो नहीं खाता है बट गो जो है फ्लैश खाने वाला होता है, मीट खाने वाला होता है, वो उसको खा जाता है, उस एनिमल को कोई और खा जाता है। तो इस तरह ये फूड एनर्जी जो है प्रोड्यूसर से होकर इन डिफरेंट कंज्यूमर्स के थ्रू ऑल कंज्यूमर्स तक पहुंच जाती है। अंडरस्टैंड? तो कंज्यूमर्स में आएगा पहले कंज्यूमर जिनको हम कहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स। क्या कहेंगे? प्राइमरी कंज्यूमर्स। तो प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन आएगा? प्राइमरी कंज्यूमर्स में आएंगे हर्बीवोर्स। कौन आएंगे? हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स कौन होते हैं? जो प्लांट्स को खाते हैं और प्लांट प्रोडक्ट्स को खाते हैं। ठीक है, तो ये हर्बीवोर जो होते हैं ये होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स। ठीक है, इनको हम कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स। जो फूड एनर्जी प्लांट्स के अंदर स्टोर होती है ये उसको यूटिलाइज करते हैं, ये उसको खा जाते हैं। ठीक है, तो इन्हें कहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स। इसमें सभी हर्बीवर्स आएंगे, जितने भी हर्बीवर्स एक इकोसिस्टम में आते हैं, ऑल द हर्बीवर्स ऑफ इकोसिस्टम, चाहे वो कैसा भी इकोसिस्टम हो। अंडरस्टैंड? ठीक है, तो इन्हें कहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स। फिर आएगा इसमें सेकेंडरी कंज्यूमर्स। सेकेंडरी कंज्यूमर जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? दीज आर कॉल्ड प्राइमरी कार्निवोर्स। रादर इनको कहूंगा मैं प्राइमरी कार्निवोर्स, फर्स्ट ऑर्डर कार्निवोर्स। ये कार्निवोर्स होते हैं जो मीट खाने वाले होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स।
ये छोटे छोटे जो है ये एनिमल्स होते हैं जो ईट करते हैं हर्बीवोर्स एनिमल्स को, है छोटे छोटे हर्बीवोर्स को खा जाते हैं। इन्हें कहते हैं प्राइमरी कार्निवोर्स और दे आर आल्सो कॉल्ड एज सेकेंडरी कंज्यूमर्स, क्योंकि ये मीट खाने वाले होते हैं, ये घास को नहीं खाते हैं, ठीक है, प्लांट्स को नहीं खाते हैं, तो ये छोटे छोटे हर्बीवोर्स को खाते हैं। अब कुछ हर्बीवोर्स बहुत बड़े भी होते हैं, हाथी है, हाथी को यूजुअली कोई और नहीं खाता है, हाँ छोटे छोटे हाथियों को खा सकते हैं, या कभी कभी शेर एक हाथी का शिकार कर सकते हैं जब वो झुंड में काम करेंगे। तो हर्बीवोर्स में हिप्पोपोटामस आता है, हर्बीवोर्स में जो है राइनोसेरास आती है, तो वो बहुत बड़े बड़े विशाल एनिमल्स होते हैं। नाउ उसके बाद इसमें आएगा, तो मैंने अभी बताया तो प्राइमरी कंज्यूमर्स, उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर्स, उसके बाद टर्शियरी कंज्यूमर्स हैं। तो टर्शियरी कंज्यूमर्स जो होते हैं ये बड़े कार्निवर्स होते हैं, क्या होते हैं, बिग कार्निवर्स, जो उनसे बड़े होते हैं, विच ईट और प्रे अपॉन, जो शिकार करते हैं, स्मॉल कार्निवर्स, जो छोटे कार्निवर्स को खा जाते हैं, अंडरस्टैंड। तो ये टर्शियरी कंज्यूमर्स होते हैं, इनको कहूंगा मैं सेकंड ऑर्डर कार्निवर्स, क्या कहूंगा, सेकंड ऑर्डर कार्निवोर्स, ये दूसरे नंबर पे आते हैं जो कार्निवोर्स होते हैं, ठीक है। तो टर्शियरी कंज्यूमर्स। तीसरा होता है जिसको मैं कहूंगा, और टर्शियरी कंज्यूमर्स के बाद आते हैं टॉप कंज्यूमर्स, क्या आएंगे, टॉप कंज्यूमर्स। इट्स वेरी सिंपल, 4 यूनिट जो आपने पढ़े वही जो इसके मेन यूनिट्स होते हैं बायो के, तो उसमें जो था वो सब लॉजिक था, कंसेप्ट्स थे वो जो आपको याद रखने थे। इन 2 यूनिट्स में आपको छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं जो लास्ट वाले हैं, और अक्सर ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, तो ये बिल्कुल आसान है। टॉप कंज्यूमर्स, टॉप कंज्यूमर्स क्या होते हैं, दीज आर टॉप कार्निवर्स, रादर मैं इनको कहूंगा टॉप कार्निवर्स। इसमें कुछ हर्बीवर्स भी आएंगे जो खाते तो हैं, या इसमें ओमनिवोर भी आएगा, अंडरस्टैंड, यूजुअली इसमें ओमनिवोर आएगा। टॉप कार्निवर्स हैं, वेरी लार्ज कार्निवर्स, कार्निवोर जानते हो, which are not usually eaten by others, हैं, जिनको कोई नहीं खा सकता, उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं टॉप कार्निवर्स, हैं, टॉप कंज्यूमर्स। टॉप कंज्यूमर अगर आप देखोगे इसमें मैन आएगा, इसमें टाइगर आएगा, इसमें लायन आएगा, इनको कौन खाता है इकोसिस्टम में, नहीं ना खाता है कोई, वो अलग बात है, अगर इनको भी कोई मार के खा जाए, मगर किसी एनिमल में ताकत नहीं है, अंडरस्टैंड। तो इन्हें कहते हैं टॉप कंज्यूमर्स। अब होते हैं डिकम्पोजर्स, हैं, जिन्हें कहते हैं माइक्रो कंज्यूमर्स। माइक्रो कंज्यूमर्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं और जो है थोड़ा थोड़ा जो है ये खा जाते हैं। माइक्रो कंज्यूमर्स में कौन आएगा, माइक्रो कंज्यूमर्स में आएगा डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स कौन होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। आपके क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ डिकम्पोजर्स इन इकोसिस्टम, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया है और फंजे हैं, ये सब के सब जो होते हैं इनको हम बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड डिकम्पोजर्स। क्या कहते हैं इनको, डिकम्पोजर्स। तो ठीक है, डिकम्पोजर्स जो होते हैं इनका रोल क्या होता है, ये अपना खाना नहीं बनाते हैं, बल्कि जो डेड पार्ट्स होते हैं प्लांट्स एनिमल्स के या डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके ऊपर जो है एक्शन करते हैं, उनसे ही जो अपना खाना हासिल करते हैं, अंडरस्टैंड। और उनसे जो है उनका ऑर्गेनिक मैटर जो होता है उसको कन्वर्ट करते हैं इनऑर्गेनिक मिनरल्स में और उसको मिलाते हैं जमीन के साथ, अंडरस्टैंड। तो डिकम्पोजर्स आर organisms which decompose जो डिके करते हैं, which decompose और decay यानी उसको ब्रेक करते हैं, हाँ,
द डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो डेड बॉडीज होती है किनकी, प्लांट्स की, डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म मर जाता है उनकी बॉडीज को ये डिकम्पोज करते हैं, डिके करते हैं, सड़ाते हैं, उन बॉडीज को ब्रेक डाउन करते हैं। क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। ब्रेक डाउन करने के बाद जो है these are organisms which decompose and decay the dead bodies of plants and animals। अब डिकम्पोज करके वो क्या करते हैं, वो अपना खाना इनसे जो हासिल करते हैं। मोरओवर जो इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में ऑर्गेनिक मैटर होता है, ये उस ऑर्गेनिक मैटर को कन्वर्ट करते हैं इनऑर्गेनिक मैटर में। क्या कन्वर्ट करते हैं, इनऑर्गेनिक मैटर में, और उस इनऑर्गेनिक मैटर को मिलाते हैं सॉइल के साथ। सॉइल से वो मैटर फिर प्लांट्स यूज करते हैं और प्लांट्स से वो फिर प्लांट्स अपना खाना प्रोड्यूस करके एनिमल्स तक ले जाते हैं। अंडरस्टैंड। तो ये डिकम्पोजर जो होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं एक इकोसिस्टम के लिए। अब क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये डिकम्पोजर्स इन इकोसिस्टम में रहकर ये डिकम्पोज करते हैं, डेड बॉडीज को जो है डिस्ट्रॉय करते हैं। जब डेड बॉडीज को उन्हीं के ऊपर ही फीड करते हैं, तो जब डेड बॉडीज को डिस्ट्रॉय करते हैं, इस तरह डिकम्पोजर जो होते हैं वो एक इकोसिस्टम को क्लीन रखते हैं। क्या करते हैं, क्लीन फ्रॉम डेड बॉडीज, वो स्पेस को जो है फ्री करते हैं। क्योंकि अगर डेड बॉडी, डेड प्लांट, डेड एनिमल रह जाएगा, डिकम्पोजर्स नहीं होंगे, तो अवेलेबल नहीं रहेगी जगह, दूसरों को जो है ग्रोथ करने के लिए अवेलेबल नहीं रहेगी। तो इनको कहते हैं क्लीनर्स ऑफ इकोसिस्टम। दे मेक स्पेस फ्री फॉर अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड मोरओवर दे ऐड टू द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। ये सॉइल की फर्टिलिटी को जो है वो जो है ऐड करते हैं, क्योंकि ये ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में। इसलिए ये जो है ह्यूमस बनाने के काम आ जाते हैं, रिच करते हैं सॉइल को, उसके मिनरल्स जो है बढ़ा देते हैं, तो विद द रिजल्ट उसकी फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो डिकम्पोजर्स नहीं होते हैं तो एनर्जी सर्कुलेट नहीं होती, रादर वी कैन से इकोसिस्टम में। डिकम्पोजर्स सर्कुलेट द एनर्जी, ये एनर्जी को सर्कुलेट करते हैं। ठीक है, अब बोलोगे आप किस तरह सर्कुलेट करते हैं। देखो, जब डिकम्पोज करते हैं, ब्रेक करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स को, उनकी जो अंदर जो एनर्जी होती है, फाइनली उनके कंपोनेंट्स जो होते हैं उनको मिट्टी में मिलाते हैं। मिट्टी में मिलाने का फायदा ये होता है कि प्लांट्स ग्रो करते हैं और वो उन चीजों को खुद में अंदर लेकर जो इनसे खाना बनाते हैं, उसके बाद वो खाना फिर से सर्कुलेट होता है इकोसिस्टम में। ठीक है, तो इस इकोसिस्टम, ये जो इकोसिस्टम है ये ऑपरेट करता है कुछ यूनिट्स में, वो हमने पढ़ना है। एक यूनिट है उसमें जिसको हम कहते हैं फूड चेन्स। नाउ व्हाट आर फूड चेन्स? फूड चेन किसको कहते हैं, अंडरस्टैंड? फूड चेन इज द सीक्वेंस ऑफ वेरियस लिविंग ऑर्गेनिजम्स, डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एक सीक्वेंस। ठीक है, या इट्स अ चेन इन द फॉर्म ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिसमें रिपीटेडली ईटिंग एंड बीइंग ईटन हो जाता है, यानी एक दूसरे को खाया जाता है, सो दैट एक इकोसिस्टम में फूड एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हो जाए। उसको हम क्या कहते हैं, फूड चेन कहते हैं। सो इट्स अ सीक्वेंस ऑफ वेरियस लिविंग ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड ट्रॉपिक लेवल्स। उनको हम क्या कहते हैं, उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं हम ट्रॉपिक लेवल्स, इन्वॉल्विंग रिपीटेड ईटिंग, जिसमें एक दूसरे को वो खा जाते हैं ऑर्गेनिजम्स, रिपीटेड ईटिंग एंड बीइंग ईटन, और एक दूसरे को खाता है उसको कोई और खा जाता है। ईटिंग एंड बीइंग ईटन सो एज टू ट्रांसफर द फूड एनर्जी, ट्रांसफर द फूड एनर्जी इन इकोसिस्टम। ठीक है, देखो इकोसिस्टम के लिए एनर्जी का होना जरूरी होता है। कोई भी सिस्टम तब तक नहीं चलेगा जब तक एनर्जी नहीं होगी। अब देखो, गाड़ी नहीं चलती है जब तक उसके अंदर पेट्रोल डीजल नहीं डालोगे आप, उसके डालते ही वो चलना शुरू कर देती है, बिकॉज वो इसके लिए एनर्जी प्रोवाइड करती है इंजन को चलाने के लिए। अंडरस्टैंड? विद द रिजल्ट
इसी तरह एक फूड जो होता है वो हमारे लिए डीजल पेट्रोल का काम करती है हमारे बॉडी को चलाने के लिए, अंडरस्टैंड। देन दे दिस कार्ड फूड चेन इट्स अ सीक्वेंस ऑफ वेरियस लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिनको हम ट्रॉपिक लेवल्स कहते हैं, जिसमें रिपीटेड ईटिंग और जो है रिपीटेड एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को खा जाता है, जिससे ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी हो जाता है उस इकोसिस्टम में, एनर्जी ट्रांसफर होती है। फॉर एग्जांपल एक फूड चेन की एग्जांपल दूंगा मैं, जैसे ग्रास है, ग्रास को खाएगा डियर एंड डियर इज ईटन बाय टाइगर, इट्स एन एग्जांपल ऑफ फूड चेन। देन देयर इज अगेन देयर इज ग्रास, देन देयर इज ग्रास ऊपर, ग्रास ऊपर जानते हो आप, वो घास ही खाता है। देन दिस इज ईटन बाय फ्रॉग, frog eaten by snake, this again a food chain है। अब ये food chain जो है ये 4 steps का है। Again I will cite an example, grass eaten by we can say rabbit eaten by जो है fox eaten by wolf eaten by tiger, ठीक है। तो ये एक और है जो है फूड चेन की एग्जाम्पल है। अब आप देखते हो इसमें 3 स्टेप्स हैं, इसमें 4 है और इसमें जो है 5 है, अंडरस्टैंड। तो ये है फूड चेन, अंडरस्टैंड। एंड फूड चेन का मतलब क्या होता है, ये एक लिंक होती है वेरियस लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एक इकोसिस्टम में। कोई भी इकोसिस्टम हो, पॉन्ड इकोसिस्टम हो, वो एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो, ओशन इकोसिस्टम हो, चाहे वो एक रिवर इकोसिस्टम हो, ठीक है, उसमें ईटिंग और ईटन चलता रहता है, अंडरस्टैंड। नहीं तो वो कहाँ चलेगा, इससे उसमें एनर्जी जो है सर्कुलेट हो जाती है, फूड एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है। तो इसको हम कहते हैं फूड चेन। अब यहाँ पर होता है, यहाँ पर आप कहोगे से ट्रॉपिक लेवल्स किनको कहते हैं, ठीक है। ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं द डिफरेंट सीक्वेंशियल स्टेप्स ऑफ फूड चेन है। डिफरेंट, अगर आप इसको एग्जाम में डिफाइन करने के लिए आएगा तो आप लिखोगे द डिफरेंट सीक्वेंशियल स्टेप्स ऑफ फूड चेन। फूड चेन के स्टेप्स होते हैं ये, वेयर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ऑकर्स है, जहां ट्रांसफर हो जाता है एनर्जी का, विच इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी, ठीक है। द डिफरेंट सीक्वेंशियल स्टेप्स ऑफ फूड चेन। सो ग्रास इन ऑल दीज फूड चेन्स इज फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। क्या होता है, ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है। और जो पहली ट्रॉपिक लेवल होती है ये हमेशा प्रोड्यूसर होता है। क्या होता है, यूजुअली ये प्रोड्यूसर होता है। तो उसके बाद यहां पर सीरीज आती है कंज्यूमर्स की, ठीक है। ये फूड को प्रोड्यूस करता है एनर्जी को, और ये वाले कंज्यूम करते हैं इसको खाकर। तो एक दूसरे को खाकर ये फूड एनर्जी को सर्कुलेट करते रहते हैं। इसको हम बोलते हैं फूड चेन। क्या बोलते हैं, फूड चेन। और इसके डिफरेंट स्टेप्स जहां पर ट्रांसफर होती है एनर्जी, उनको कहते हैं ट्रॉपिक लेवल्स। क्या कहते हैं, ट्रॉपिक लेवल्स कहते हैं। ये फूड चेन जो होती है इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर आपके एग्जाम में आएगा व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फूड चेन, तो नंबर 1 लिखोगे आप, इट्स ऑलवेज अ स्ट्रेट चेन। हाँ, ये ऑलवेज ए स्ट्रेट चेन होती है, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है, स्ट्रेट चेन। नंबर 2 क्या लिखोगे आप, इन्वॉल्व्स रिपीटेड ईटिंग एंड बीइंग ईटन। इसमें लगातार एक दूसरे को ऑर्गेनिजम्स खा जाते हैं। इन्वॉल्व्स रिपीटेड ईटिंग एंड बीइंग ईटन, लगातार एक दूसरे को खा जाना, अंडरस्टैंड। देन नंबर 3 देयर इज यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी। यहां पर यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है एनर्जी का, अंडरस्टैंड। यानी प्रोड्यूसर से होकर डिकम्पोजर्स तक एनर्जी चलती है, वापस नहीं चलेगी, है ना। जैसे एग्जांपल में बोलूंगा आपको, ग्रास को खाया डियर ने, डियर को खाया टाइगर ने, तो टाइगर दैट मींस ग्रास से एनर्जी होके डियर, डियर से होके टाइगर को जाती है। टाइगर से एनर्जी वापस डियर में नहीं जा सकती और डियर से ग्रास में, बिकॉज डियर कैन नॉट ईट बैक टाइगर एंड
grass cannot eat by deer. It's a unidirectional flow of energy. हाँ, तो नंबर 4 जो होता है it involves a minimum of 2 or maximum of 4 ट्रॉपिक लेवल्स। ठीक है, तो फूड चेन जो होती है ये अपने ट्रॉपिक लेवल्स का नंबर यूजुअली कम रखती है, क्योंकि जितना ज्यादा ट्रॉपिक लेवल्स कम होंगे उतना उसमें एनर्जी ज्यादा ट्रांसफर हो जाएगी, सीधी बात है। ग्रास की जितनी एनर्जी होगी डियर में उससे कम होगी और टाइगर में उससे कम होगी। अब जितना एक फूड चेन बहुत ज्यादा बड़ी होगी उतना उसमें ट्रांसफर ऑफ एनर्जी लास्ट तक कम हो जाएगा। दैट्स व्हाई एक फूड चेन जो होती है इसकी कैरेक्टरिस्टिक ये होता है, इसमें ट्रॉपिक लेवल्स को जो है मिनिमम रखा जाता है। तो इज ऑलवेज अ स्ट्रेट चेन, यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी, देयर इज रिपीटेड ईटिंग एंड बीइंग ईटन, यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी इन्वॉल्व्स मिनिमम अप टू और मैक्सिमम ऑफ 4 ट्रॉपिक लेवल्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो इन्हें हम कहते हैं फूड चेन्स। क्या कहते हैं? फूड चेन्स। फिर असल में इकोसिस्टम में फूड चेन्स ऑपरेट नहीं होते हैं, उसमें फूड वेब्स ऑपरेट होते हैं। तो व्हाट डू यू मीन बाय फूड वेब? फूड वेब। ठीक है, असल में फूड वेब एक जो है फूड चेन्स का एक जो है वेब होता है जो एक इकोसिस्टम में ऑपरेट होती है। अब देखो, अगर टाइगर को डियर नहीं मिलेगी खाने के लिए तो टाइगर क्या वेट करता रहेगा डियर आएगा तो मैं उसको खा जाऊंगा? टाइगर को जो भी छोटा एनिमल मिले जिसका वो शिकार कर सकता है वो उसको खा जाएगा। तो असल में फूड वेब किसको कहेंगे? यानी फूड वेब जो होता है इट इज इंटरलॉकिंग ऑफ वेरियस फूड चेन्स, इंटरलॉकिंग ऑफ वेरियस फूड चेन्स। बहुत सारे फूड चेन जो है जब उनकी इंटरलॉकिंग होती है इन इकोसिस्टम दैट provides alternate ways of obtaining food है, जिसमें alternate ways होते हैं फूड obtain करने के लिए। Interlocking of various food chains in ecosystem that provides alternate ways of obtaining food. Understand? That means ये जो एक फूड वेब है इसमें alternate options होते हैं खाने के लिए। Understand? That means here more than one type of organisms, एक से ज्यादा किस्म के ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? मोर देन वन टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑपरेट एट वन ट्रॉपिक लेवल। एक ट्रॉपिक लेवल में यहां पर एक ही किस्म का ऑर्गेनिज्म नहीं होता है, बहुत से किस्म होते हैं। सो इट प्रोवाइड्स द अल्टरनेट ऑप्शंस ऑफ ईटिंग, अल्टरनेट ऑप्शंस ऑफ फूड। अंडरस्टैंड? एंड असल में फूड चेन जो होती है वो ऑपरेट नहीं होती इकोसिस्टम में, फूड वेब ऑपरेट होती है। जैसे मैं आपको समझाऊंगा, एक ग्रास जो है उसको एक ग्रास ऊपर भी खाएगा, है ना। अब सिर्फ ग्रास लेना है प्रोड्यूसर लेवल में, सिर्फ ग्रास लेना है, वो दूसरे प्लांट्स भी इसमें आएंगे, तो इसमें भी सारे ट्रॉपिक लेवल्स होंगे। ग्रास ऊपर है, ग्रास को डेयर भी खाएगा, ग्रास को रैबिट भी खाएगा। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पर दूसरे ट्रॉपिक लेवल में डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना। अब इस डेयर को टाइगर खा जाएगा, या डेयर को लायन भी खा सकता है, ग्रास ऊपर को फ्रॉग खा सकता है, ग्रास ऊपर को कोई और भी खा सकता है, फ्रॉग को स्नेक खा सकता है, या फ्रॉग को कोई और भी खा सकता है, स्नेक को कोई और खा सकता है। तो दिस मेक्स अ सॉर्ट ऑफ वेब लाइक स्ट्रक्चर, दैट्स why we call it a food web. So food web is a interlocking of various food chains where there are availability of different types of organisms at each trophic level, and it provides the alternate sources of options of eating। alternate options इससे मिलते हैं eating के। ठीक है, तो ये जो है इसको हम कहते हैं फूड वेब। तो असल में इकोसिस्टम में फूड चेन्स नहीं, फूड वेब्स ऑपरेट होती है। क्या होती है?
फूड वेब्स ऑपरेट होती है इसमें, ठीक है। तो ये था फूड चेन्स का, फूड वेब्स का कंसेप्ट, ठीक है। तो इसके बाद हमने पढ़ना है एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम जो है इसमें एनर्जी जो है वो कैसे फ्लो होती है, ठीक है। देखो आप जानते हो देयर आर सम लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स। एक लॉ है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। लेकिन एक थर्मोडायनामिक्स का लॉ है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। एक इकोसिस्टम के लिए अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी कौन होता है? द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज सन। यही सन एनर्जी जो होती है ये प्रोड्यूसर्स तक जाती है और प्रोड्यूसर्स से होकर जो है ये कंज्यूमर्स तक चली जाती है, अंडरस्टैंड। बट अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज सन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इस सन में जितनी भी एनर्जी है, फॉर एग्जाम्पल अगर वो उसको 100% हम कहेंगे, इस 100% एनर्जी का उपयोग प्रोड्यूसर्स नहीं करते हैं। अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जब भी एक इकोसिस्टम में एनर्जी ट्रांसफर होता है, ठीक है, फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू द डिकम्पोजर्स, फ्रॉम सन टू द कंज्यूमर्स, यहां पर क्या होता है जब भी एनर्जी ट्रांसफर होता है, हाँ, ड्यूरिंग ईच एनर्जी ट्रांसफर, एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर्स, there is 90% loss of energy as heat to environment, ठीक है। जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज में जो है प्रोसेस होते हैं, उन प्रोसेस में हीट प्रोड्यूस होती है और उस हीट की फॉर्म में वो एनर्जी सब लॉस होती है एनवायरनमेंट में, अंडरस्टैंड। और 90% लॉस हो जाता है एंड ओनली 10% is available for the tropic level। जो भी ट्रॉपिक लेवल इसके बाद आएगी उसके लिए सिर्फ 10% एनर्जी अवेलेबल रहता है। दिस कॉल्ड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो ये थर्मोडायनेमिक्स का लॉ क्या कहता है, जब भी एनर्जी ट्रांसफर होता है एक फूड चेन में, इकोसिस्टम में, एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में, तो 90% एनर्जी लॉस होती है, सिर्फ 10% एनर्जी अवेलेबल रहती है नेक्स्ट फूड ट्रॉपिक लेवल के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सन की 100% एनर्जी जो है उससे जो है वो ग्रास जो है प्रोड्यूसर जो है वो इसका सिर्फ जो है 1% यूज करते हैं, 99% वो नहीं यूज करते हैं, 1% यूज करते हैं, उसी से अपना बायोमास भर देते हैं, उसी से अपना मास भर देते हैं, अपने अंदर फूड प्रोड्यूस करते हैं। फिर इस ग्रास की जो एनर्जी होती है जब वो चली जाती है डियर तक, तो 90% इसमें लॉस हो जाता है टू एनवायरनमेंट एज हीट, सिर्फ 10% डियर तक अवेलेबल रहता है। जब एक डियर ग्रास को खा जाता है तो अपने अंदर जितने भी प्रोसेस को करता है उसका जो टोटल बायोमास होता है वो बिल्ट होता है सिर्फ 10%, 90% उसको अपने खुद के कामों में, बाकी चीजों में जो है वो यूज हो जाता है और एज हीट एनवायरनमेंट में चला जाता है, ठीक है। फिर जब उस डियर को जो है खा जाएगा टाइगर, तो यहां पर भी 90% लॉस हो जाएगा और टाइगर तक जो है वो सिर्फ 10% इसका पहुंचेगा, ठीक है। तो जितने भी एनर्जी ट्रांसफर होते हैं एक इकोसिस्टम में, एक फूड चेन में, हर एक ट्रांसफर पे 90% एनर्जी लॉस हो जाती है और सिर्फ 10% नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल के लिए अवेलेबल रहती है, ठीक है। तो यही होता है हाउ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इन अ इकोसिस्टम फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर। दैट्स व्हाई रीजन एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं इकोसिस्टम में वो ट्रॉपिक लेवल्स को जो है वो फूड चेन की जो है स्टेप्स को मिनिमम रखते हैं ताकि मिनिमम लॉस हो जाए और उन तक पूरी एनर्जी जो है वो अवेलेबल रहे, वो पहुंचे, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम 10% लॉ, इट इज आल्सो कॉल्ड एज 10% लॉ। एक बायोलॉजिस्ट थे, उसने लॉ दिया था 10% लॉ, नाम मुझे पता नहीं, मैं
आपको बताऊंगा। तो जो है ये 10% लॉ कहा गया था, अगर आपके एग्जाम में आए, व्हाट डज 10% लॉ स्टेट्स? 10% लॉ स्टेट्स दैट whenever there is transfer of energy in an ecosystem from one trophic level to another trophic level, only 10% of each trophic level is available. Energy, 10% of energy of each trophic level is available to the next trophic level. During the eating, during the consumption of one trophic level by another, there is 90% loss of energy as heat, as the processes inside the living organisms, and only 10% of energy remains available to next trophic level. That's what we call as 10% law. इसको हम कहते हैं 10% law, ठीक है। तो ये है कि कैसे एक एनर्जी फ्लो होती है इकोसिस्टम में, और ये और इसमें जो है क्यों ट्रॉपिक लेवल जो होते हैं फूड चेन में काम होते हैं। इसकी वजह यही होती है क्योंकि यहाँ पर लॉस ऑफ एनर्जी होता है हर एक स्टेप पे, तो इसलिए ट्रॉपिक लेवल्स का लिमिटेड नंबर होता है फूड चेन में, ठीक है। तो ये था कैसे एनर्जी ट्रांसफर होती है इकोसिस्टम में। इसके बाद हमने ओजोन लेयर के बारे में पढ़ना है, बायोमैग्निफिकेशन, और कैसे हम वेस्ट को डिस्पोज करते हैं, उसके बारे में कल पढ़ेंगे। तो कल ये यूनिट फिनिश हो जाएगा।